नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। सेबी बोर्ड ने एफओपीज यानी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स को रीट रेगुलेशन 2014 के तहत संशोधन की मंजूरी दे दी है। यानी फ्रैक्शनल ओनरशिप जो रियल एस्टेट का काफी नया वर्टिकल था, जिसमें निवेश को लेकर तमाम संभावनाएं थी। संस्थागत निवेशक भी इससे बचते दिख रहे थे लेकिन अभी सेबी बोर्ड की मंजूरी के बाद फ्रैक्शनल ओनरशिप के मार्केट में अब तेजी आ सकती है। जो रेगुलेटर ने नई प्रेस रिलीज अभी जारी की है, जो कल उन्होंने मंजूरियां दी हैं, महज 2 पैराग्राफ में इसका जिक्र किया गया है। इसकी वजह से थोड़ी दुविधा बन रही है। तो एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे सेबी बोर्ड के इस फैसले की क्या बारीकियां हैं, क्या पेच हो सकते हैं, वो भी समझेंगे और जानेंगे आगे कैसी संभावनाएं बन रही हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप मार्केट में। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है सौरभ वोरा, सीईओ एंड फाउंडर अलाइफ। हमारे साथ वेंकट राव हैं, लीगल एडवाइजर यूपी रेरा। हमारे साथ नरेश नागराज हैं, सीएफओ एंड को फाउंडर योर्स। और हमारे साथ हैं आनंद मूर्ति, को फाउंडर एंड सीबीओ स्क्वायर यार्ड्स। जो सेबी चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर उनको हमारे तहत आना है तो जो भी वो कर रहे हैं वो हमारे तहत होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम आधा काम रेगुलेटेड कर रहे हैं, आधा अनरेगुलेटेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आना ही नहीं है और आप जो अभी कंपनी के तौर पे आप लोग चला रहे हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप, उसमें फिर आपको चलाना है, आप चलाइए। लेकिन अगर आपको आना है तो फिर आपको नेसेसरीली सब कुछ इधर लाना पड़ेगा, रीट के अंदर लाना पड़ेगा। और वो जो एक टैक्स का बेनिफिट होता है, जो कि ओरिजिनली जो हमारे बड़े रीट्स थे उनमें भी यही फैसिलिटी दी गई थी, दैट देयर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द इन्वेस्टर। वही बेनिफिट इनको भी दिया जाएगा। लेकिन आप आए तो पूरी तरह आए, आधे नहीं आ सकते। तो ये एक अहम बात कही है माधवीपुरी बुच जी ने कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में अब उसको एक तरह से मंजूरी दे दी गई है संशोधन की। अब आपको रेगुलेट भी कर दिया गया है, लेकिन एक ऑप्शनल जो दे दिया गया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। उसी को समझते हैं। वेंकट राव साहब, आपके पास सबसे पहले आएंगे। जो माधवीपुरी बुच जी ने जो बयान दिया है, जो प्रेस रिलीज में 2 पैराग्राफ में एक तरह से दिया गया है, इसके अलावा जो कंसल्टेशन पेपर में आया था, इन तीनों चीजों को अगर आप सम अप करते हैं तो क्या समझ पा रहे हैं हम? किस तरह से हमें समझाएंगे कि फ्रैक्शनल ओनरशिप मार्केट में रेगुलेशन आ गया है कि नहीं आया है, कि ऑप्शनल है अभी? देखिए दीपक जी, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि एक कंसल्टेशन पेपर के बाद ये प्रेस रिलीज आया है। नेचुरली डिटेल गाइडलाइंस जो है वो हमें अपलोडेड मिल जाएंगी। ये रीट्स के जो अभी चले हुए रेगुलेशंस में अमेंडमेंट है, यानी कि एक सब सेगमेंट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। अमेंडमेंट्स के तौर पे ये एक स्मॉल मैक्रो लेवल पे जो रीट्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, एक तरफ अगर कंसल्टेशन पेपर देखेंगे तो उनमें कहा गया है कि एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो माइग्रेट होना है। इसमें भी इस बात का जिक्र है, अगर आप कल प्रेस रिलीज देखेंगे। और बात ये भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स का जो बेनिफिट अभी आपने सुना ही है, जो एक्सटेंड होना है तो वो इनमें होगा। तो इनके चलते हुए ब्रॉडली मैं कहूंगा कि एक ना कहते हुए भी एज मच एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो है अब एक रेगुलेशन की ओर चल रही है, क्योंकि जो बच जाएंगी एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेट था कई प्लेटफॉर्म्स का, तो उनमें भी कोई मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आउट ऑफ रेगुलेशन था। लेकिन एक अब क्योंकि एक फॉर्मली एक प्लेटफॉर्म के लिए एक स्मॉलर रीट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो मेरा मानना है कि एक तरीके से गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है, सेबी का एक इंटेंशन है, वो आपको सामने आ रहा है नजर, कि इन प्लेटफॉर्म्स को जो इन क्राइटेरिया में नहीं क्वालिफाई करते हैं उनको एक तरीके से डिस्करेज किया जाएगा और आप पे एक तरीके से रेगुलेशन लागू हो जाएगा। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की मंशा इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने की है, इस पर निगरानी रखने की है। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो उन्होंने मिनिमम असेट का साइज रखा है वो 50 करोड़ रखा है, 50 करोड़ से नीचे वाले जो हैं उनका क्या होगा? पहले तो जैसे वेंकट जी ने अभी बोला कि व्हाट दे हैव डन इज कि वो चाहते हैं कि ये रेगुलराइज हो जाए अंडर अ लार्जर गैम्बिट। अभी भी जो भी हम लोग फ्रैक्शनल ओनरशिप बिजनेस करते हैं, वी आर रेगुलेटेड अंडर आरओसी, मतलब हम एलएलपी फॉर्म करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एक माइक्रो लेवल पे तो हम रेगुलेटेड है।
नाउ सेबी डेफिनेटली विद देयर इंटेंट इस पूरे मार्केट को बड़ा करना चाह रहे हैं. वो देख रहे हैं कि ये लोगों का डिमांड फ्रैक्शनल ओनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, तो दे वांट टू रेगुलेट इट. तो जो कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि काफी कंफर्ट लेवल लोगों को देगा, ट्रांसपेरेंसी देगा, लिक्विडिटी देगा. एक चीज जो कल सरप्राइजिंग था कि पहले इन्होंने कंसल्टेशन पेपर पे बोला था कि मिनिमम असेट साइज 25 करोड़ का होना चाहिए. तो जो भी आप स्कीम लॉन्च करते हैं उसमें जो असेट्स आप एक एंटिटी के थ्रू लॉन्च करेंगे एक्सचेंज पे, वो 25 करोड़ होना चाहिए. कल उन्होंने बोला कि नाउ इट शुड बी 50 करोड़, जो उनका प्रेस रिलीज आया है. तो इससे और चीज ये दिख रही है कि वो चाहते कि लार्जर प्लेटफॉर्म्स जो ज्यादा बड़े टिकट साइज पे काम करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ असेट साइज, उसको वो रेगुलेट करने का इंटेंट दिख रहा है इंस्टेड ऑफ 25 जो 50 करोड़ करा है. बट अभी भी उस पर डिटेल ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक स्कीम पे लॉन्च हो सकते हैं. अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक स्कीम के अंदर लॉन्च हो सकते हैं तो फिर 50 करोड़ काफी अचीवेबल नंबर है, बिकॉज फिर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक स्कीम के अंदर डाल के 50 करोड़ का असेट साइज बना के वो आप सेबी के अंतर्गत उसको रेगुलेट करा सकते हैं. एक और जो कारण मुझे लगता है उन्होंने 50 करोड़ करा होगा, क्योंकि रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत हाई रहती है. कभी भी अपन किसी भी स्कीम को अगर एक्सचेंज पे लिस्ट करने का सेबी के अंतर्गत करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके माइंडसेट पे भी उन्होंने ये करा हो कि 50 करोड़ होगा तो जो रेगुलेटरी कॉस्ट और कंप्लाइंसेस है पूरे, वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर पाएंगे. शायद 25 करोड़ में वो जस्टिफाई करना मुश्किल है. ठीक बात है, ये भी एक वाजिब प्रश्न हो सकता है. नरेश जी आपके पास आएंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपका रिएक्शन क्या है सेबी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिस तरह से उन्होंने पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाने की कोशिश की है. लेकिन एक जो हम भी बात कर रहे हैं कि जो कंसल्टेशन पेपर था उसमें कुछ और था, प्रेस रिलीज में कुछ और है, तो इसको किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं? तो एक चीज तो ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को लाने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए. लेकिन सिर्फ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल कंप्लायंस होगा. जो इंटरनल कंप्लायंस का गाइडलाइंस है, कैसे ये फंड को मैनेज करना है, किसको करना है, किस सर्टिफिकेशंस को हमको निभाना है. और अगर देखेंगे तो उन्होंने बताया कि वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, तो ये पीरियोडिकल वैल्यूएशन रिपोर्ट की जरूरत भी है. तो उनके लिए क्या गाइडेंस नोट देंगे, इसको अगर हम एक साथ एक होलिस्टिक व्यू में देखेंगे और इसका फाउंडेशन को अगर हम मजबूत बनाएंगे हर तरफ से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, वो भी मजबूत हो जाएगा और वो दुगना हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में अगर इन सब चीजों को हम इकट्ठा करके एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, हर कोई एक्सटर्नल, इंटरनल और सर्टिफायर्स को उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको लाके अगर एक गाइडेंस नोट की तरफ से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जरूर बिजनेस को बढ़ाएगा. ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि जो एसेट साइज है वो 50 करोड़ का है. 50 करोड़ से नीचे वाले कितना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ध्यान रखेंगे, कितना वो लीगल कंप्लायंसेस का ध्यान रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है. आनंद जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि 50 करोड़ का जो एसेट साइज है वो कमर्शियल में तो शायद एक बार मैच हो जाएगा, कमर्शियल, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़े प्रोजेक्ट होते हैं. लेकिन जब हॉलीडे होम्स की हम बात करते हैं तो हर जगह इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते हैं कि एक एसेट वैल्यू 50 करोड़ की होगी, वहां ज्यादातर 50 करोड़ के नीचे ही होंगे. तो किस तरह से आप क्या इसको 50 करोड़ की जो वैल्यू उन्होंने रखी है मिनिमम असेट की, वो ठीक है, या जो कंसल्टेशन पेपर में 25 करोड़ दी थी वो ठीक थी? आप सही बोल रहे हैं. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटर आने का इस इंडस्ट्री में उसको वेलकम करता हूँ, बिकॉज ओवरऑल इंडिया में करीबन 20 से 25 साल में जो रियल एस्टेट में चीजें हुई हैं, अगर बाकी सब इंडस्ट्रीज में रेगुलेटर देखेंगे तो इट इज ऑलवेज कि वो इंडस्ट्री बड़ी है. जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बोला कि ओवरऑल जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिस्क मिटिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स और एसेट मैनेजर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हैविंग सेड दैट, टिपिकल जो फ्रैक्शन ओनरशिप है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है हमारे AIF, VCF, PMS जो पहले चले हैं 2007-8 से. सेबी ने हमेशा उन चीजों को रेगुलेट किया है और उनकी टिकट साइज हमेशा चेंज होते हैं. ये 25 लाख से 50 लाख हुई है, 50 लाख से 1 करोड़ हुई है, अलग अलग
फ्रेमवर्क्स में। सो अल्टीमेटली 50 करोड़ का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा डिटरेंट हो जाएगा फ्रैक्शनल ओनरशिप के लिए। मैं मूल आधार पे बात कर रहा हूँ। अनलेस जैसे सौरभ ने बोला कि अनलेस ये क्लियरिटी आए कि आप मल्टीपल एसेट्स को एक एसपीवी में या एक कंपनी के अंदर डाल के उसको रेगुलेट कर सके, तो वहां पे आई थिंक फिर भी पॉसिबिलिटीज हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं जहां तक जानता हूं कुछ कंपनीज चल रही है इंडिया में जो 5,000 रुपए की एंट्री में भी है, 5 लाख रुपए में भी डालते हैं, 10 लाख भी डालते हैं। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो 50 करोड़ करने के लिए उतने इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे आपको। हालांकि मार्केट काफी मैच्योर है, मेरे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए, बट अभी भी क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है इस सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल सही आपने कहा। राव साहब, इसमें आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि सौरभ जी भी कह रहे हैं कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट को उस एसपीवी में ले आएं और उसके बाद वो 50 करोड़ की वैल्यू आ जाए, लेकिन मान लीजिए कल को कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस 50 करोड़ की वैल्यू में जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे वो डिस्प्यूट उन सभी तक जाएगा फिर तो, जैसा अभी एनसीएलटी में होता था कि एक कंपनी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता था जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट में जाता था, और अब अगर हम इसी वैल्यू को मल्टीपल प्रोजेक्ट में लेके चले जाएंगे तो वो सारे प्रोजेक्ट अफेक्ट होंगे एक प्रोजेक्ट की वजह से। नहीं, देखिए एक बात जरूर है। देखिए, पीछे जो आपकी लार्जर रीच थी उसमें आपको मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च करने का एक कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, जो कि क्योंकि ये स्मॉलर साइज रीच है पहली बात तो, और कोई कंसल्टेशन पेपर में भी हमको दिखा नहीं है कि मल्टीपल एसेट्स नहीं होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 25 करोड़ तक का रीट एसेट वैल्यू होना चाहिए, या आज जैसे 50 करोड़ हो गया है 50 करोड़ का रीट एसेट वैल्यू हो जाना चाहिए। तो और एक जो बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट कहिए या अदरवाइज सिक्योर्ड फॉर्म में आपको जो अवेलेबल ये है कि आपको रेंट यील्डिंग 100% जो डिप्लॉयमेंट है आपका फंड का, वो सारे के सारे रेंट यील्डिंग या इनकम यील्डिंग एसेट में लगना चाहिए। यानी कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लगाने का तो मतलब सवाल उठता ही नहीं। तो मेरा नहीं मानना है कि एक स्कीम की वजह से दूसरे स्कीम पे इतना इंपैक्ट रहेगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स की तरह चलेगा, ये एक पर्टिकुलर स्कीम में कुछ होता है तो वो पर्टिकुलर स्कीम के नेचुरली दूसरों पे सर्टेन इंपैक्ट रहेगा, लेकिन इट मे नॉट बी ह्यूज इंपैक्ट, अनलाइक इन केस ऑफ एनसीएलटी जब आप कैसे जैसे रियल एस्टेट कंपनी गोइंग इन एंड प्रोजेक्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में आज हम चर्चा कर रहे हैं सेबी की मंजूरी के बाद फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो मार्केट है वो अब कैसा आकार लेने वाला है। इन सारी बातों को करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और चीज इसमें समझना चाहूंगा सर, कि जैसे अभी उन्होंने कहा था कि जिनको हमारे पास आना है वो ये फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करें, जिनको नहीं आना है वो अपने हिसाब से देखें जैसे अभी तक चल रहा था। तो ये रेगुलेटरी तो नहीं हुई ना सर कि जिसको आना है जिसको नहीं आना है। आप तो उस पूरी इंडस्ट्री को अगर रेगुलेट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे ना कि जो अंतिम निवेशक है उसका भी पैसा कहीं ना फंसे। राव साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो कंसल्टेशन पेपर आया था उसमें जरूर ये जिक्र की गई, जैसे मैंने कहा कि सारे एफपीओस को हम रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अब जो चेयरपर्सन की बात से ये लग रहा है कि वो जो रजिस्टर करना चाहते हैं, हम एक स्मॉलर और अ डिफरेंट प्रोडक्ट जो है रीट की, स्मॉलर रीट या माइक्रो रीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस लाइन में चलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो नेचुरली वो एस्पेक्ट कैसे रेगुलेट होगा, एक वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है दीपक जी, कई सारे स्कीम्स आपके पास नजर आते हैं, डेवलपर्स एश्योर्ड रिटर्न मॉडल में लेके आते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हायर रिस्क रहेगा, क्योंकि जो लार्जर इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर बेस है, जो 10-10 लाख में वो चाहता है कि रेगुलर इनकम मिले। तो मेरा मानना है कि ये इट्स अ वेरी गुड मूव फॉर दोज पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग सम हायर रिटर्न्स, बिकॉज रियल एस्टेट डज गिव बेटर रिटर्न्स। सो वो रिटर्न्स में जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट रहेगा और होना भी चाहिए। जाहिर तौर पर जब भी कोई निवेशक कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो वो अपने पैसे की सेफ्टी भी चाहता है, एप्रिसिएशन तो चाहता ही है, यील्ड तो चाहता ही है, लेकिन सबसे पहले वो सेफ्टी चाहता है कि मेरा पैसा कहीं इधर उधर ना। बहरहाल इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। सौरभ जी, क्या मार्केट आप देख रहे हैं आफ्टर सेबी ने जाहिर तौर पर उसमें कम से कम कंसल्टेशन पेपर के बाद अब मंजूरी दे दी है, जाहिर तौर पर आगे इसमें अपडेट होते ही रहेंगे, तो अब आप मार्केट को कहां देख रहे हैं? दीपक जी, एक जैसे अगर मैं अलाइव की बात करूं तो आज की तारीख में करीबन 10% हमारे जो बायर है वो फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने कभी भी कहीं भी रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज हमारा टिकट साइज आज 12-15 लाख से स्टार्ट होता है। तो काफी लोग फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट खरीद रहे हैं लाइफ के थ्रू।
तो पहले तो मैं देखता हूँ कि जो 10% वाला हमारा शेयर है वो कहीं ना कहीं 40-50% पे कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, जिनके लिए ये पहला रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट बनता है। क्योंकि सेबी के रेगुलेशन कंसल्टेशन पेपर कह रहा था मिनिमम टिकट साइज 10 लाख है। अगर उन्होंने उसको नहीं चेंज किया, जब अपन डिटेल पेपर देखेंगे, तो अगर 10 लाख रुपए में किसी को अगर गोवा पे कोई घर मिलता है, नहीं तो कुर्ग पे कोई घर मिलता है, नहीं तो कोई कमर्शियल एसेट मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक मार्केट जंप देगा। बिकॉज जो मिलेनियर्स आज की तारीख में जो रियल मनी, न्यू मनी कमा रहे हैं, फॉर देम एक एक्सपोजर मिलता है कि एक नई एसेट कैटेगरी पे वो काम करे। प्लस जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप बिजनेस का अभी की तारीख पे बेस नंबर ही बहुत छोटा है। तो अगर मैं उसको ग्रोथ की बात करूं तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो 50 गुना भी हो जाए, बिकॉज वी आर सिटिंग एट अ वेरी स्मॉल बेस। एंड अभी तो बहुत सारी फिर कंपनीज एक मजबूत इकोसिस्टम मिलता हुआ दिख रहा है इसको। एक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होने के बाद, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने के बाद जाहिर तौर पर वो पूरी तरह से रेगुलेट होगा। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ नियमों में जो शंकाएं हैं वो भी दूर होंगी धीरे धीरे जब डिटेल पेपर जारी होंगे। मेरा एक सवाल नरेश जी आपसे होगा, वो ये कि जाहिर तौर पर जैसे कि हमारी जो पहली चिंता ये है कि जो अंतिम निवेशक है, जो एकदम मिनिमम निवेशक है, उसका भी पैसा कैसे सेफ हो। तो आज की डेट में जब ये 50 करोड़ के एसेट की बात हो गई है कि मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उससे छोटे भी मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ग्राहक को अभी क्या देखने की जरूरत है किसी भी फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले? उसे किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं पर भी हम निवेश करें तो हमारा पैसा सेफ रहे? तो जब रेगुलेशन की बात करेंगे हम, अगर वो पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे वो आ रहा है तो उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि मुझे नहीं जाना है, उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं जाना है, मुझे अंदर ही रहना है, तो उनको मेरे ख्याल से जैसे हर एक कंपनी को जिसका ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ से बड़ा है तो उसको एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सेबी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को अगर ये लोग अलाउ करेंगे हमको अपॉइंट करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक सेबी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसमें, और हम पूरा सेबी की तरफ मुड़ेंगे नहीं, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर रहकर भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का एक तसल्ली देंगे उनको। तो मेरे ख्याल से इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा अगर ये फॉर्मेट ठीक तरह से बाहर नहीं आएगा, जैसे जो सवाल है वो सवाल ही रहेंगे। जाहिर तौर पर उसे समझने की जरूरत है। आनंद मूर्ति जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है फ्रैक्शनल ओनरशिप मार्केट की भारत में? रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में क्या स्थिति है? 2006 और 7 में ये REMFs चालू हुए थे, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, और जहां तक मेरा आंकड़ा है इतने सालों में जो 10 साल थे, जो फर्स्ट 10 इयर्स थे उसके 2006 से 2017 में, मेरा एस्टिमेट है करीबन 15,000 से 20,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट किया, और करीबन $4 बिलियन, मतलब करीबन 32,000 करोड़ का मार्केट था ये, जो बड़ा हुआ। बल्कि उसमें VCF आया, PMS है, AIF था, NCDs थे जो बीच में काफी चले थे, जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ था और काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। लिस्टेड, अनलिस्टेड, रेटेड, अनरेटेड, बहुत सारी चीजें थी, बिकॉज सिक्योर्ड एसेट था, सामने एसेट होता था, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, रेजिडेंशियल भी था। एक तरीके से वो एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल बन गया था डेवलपर्स के लिए, और वो काम भी आया। जब जहां ग्रोथ नीचे हो रही थी उस वक्त सपोर्ट भी आया। कोई भी चीज बिना सपोर्ट के नहीं होती, बट बहुत ही हाई रिस्क के दायरे में आता था वो। काफी लोगों ने पैसा भी लूज किया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि वो सारी चीजें सक्सेसफुल हुई, पूरा पैसा लूज हुआ। ऐसा भी नहीं कि किसी को 10 वापस अपना पूरा कैपिटल मिला, रिटर्न की तो बात छोड़िए। तो आई थिंक आज की स्थिति में अगर मैं इन सब चीजों को देखूं, फ्रैक्शनल ओनरशिप एक नई चीज आई है जो अगेन इंडस्ट्री को अलग तरीके से सपोर्ट कर रही है। बट ठीक है, आपने नई चीज आई है, इंडस्ट्री को सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोग इसको समझ रहे हैं, अभी लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर इसकी अवेयरनेस नहीं है। समस्या ये होती है कि जब अवेयरनेस पूरी तरह से हो जाती है तो वो जो
फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वही हर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं। तो अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, जब समझ में आएगा तो वो स्थिति पैदा होगी। हालांकि उससे पहले सेबी उस पर सख्त दिख रही है, सेबी उस पर निगरानी रख रही है, बड़ी बात है। राव साहब, मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा और वो भी यही होगा कि एक नॉर्मल निवेशक अगर फ्रैक्शनल ओनरशिप को निवेश के लिए देख रहा है तो उसे अभी क्या ध्यान रखने की बातें जरूरत है? देखिए, नेचुरली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी रेगुलेशंस आते हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। तो इवन अगर आप कहें ये जो फॉर्मेट में जो इन्वेस्टर आना चाहता है तो उसको नेचुरली सेबी के डिस्क्लोजर नॉर्म्स के हिसाब से तो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हाँ, जो इन्वेस्टर इसमें नहीं आके नॉर्मल कोर्स में जाना चाहता है, मैं कहूं कि जो लेस देन 50 करोड़ में जाना चाहता है, उनके लिए नेचुरली एक चॉइस रह जाता है। और वो चॉइस में ये रहता है कि जो वो ऑफर भी कर रहे हैं उनको भी दे हैव टू मैच अप विद दिस डिस्क्लोजर नॉर्म्स। तो मेरा मानना है कि अब जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका सस्टेनिंग में थोड़ा मुश्किल रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो मार्केट बिल्कुल जीरो हो जाए और यही लार्जर मार्केट रियल एस्टेट में रह, आई मीन रीट्स के माइक्रो स्मॉल फॉर्मेट में रह जाएगा। और नेचुरली इन्वेस्टर विल बी मोर प्रोटेक्टेड इन दीज काइंड ऑफ स्कीम्स विच आर मोर रेगुलेटेड। तो ही वुड प्रेफर देयर कि मेरे को एक रेगुलर रिटर्न मिले। और जो मैं अभी कह रहा था, जैसे एश्योर्ड रिटर्न मॉडल में जो लोग जाते हैं उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे एक लिक्विड, इमीडिएटली लिक्विड होने के लिए यूनिट्स के साथ ओनरशिप मिलती है, तो नेचुरली यहाँ इन्वेस्टमेंट्स काफी होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ इन्वेस्टमेंट होना ज्यादा अब दिख रहा है, आगे बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। अब शो को समअप करते हैं। आपको अंतिम में ये बता देना चाहते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का पूरा मार्केट है वो पिछले 2-3 सालों से मतलब भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी से उभरता हुआ दिखा है। कई बड़े प्लेयर्स आए हैं, कई बड़े प्लेयर्स उसमें प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, कमर्शियल में भी है और हॉलीडे होम्स में भी है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट से रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, अच्छा रिटर्न भी पाते हैं। लेकिन अभी तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था। अब सेबी ने इस पर कंसल्टेशन पेपर मई में दिया था, अब मंजूरी भी दे दी है। तो जाहिर तौर पर ये एक तरह से नियम और कायदे के कानून के दायरे में भी आ जाएगा। तो इसमें ग्रोथ तो दिखेगी, लेकिन एक सामान्य निवेशक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 50 करोड़ के असेट के ऊपर वालों को ही बोला गया है कि वो इस फ्रेमवर्क में आ सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया गया है तो अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो जरा देख लीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करिए। जो भी सेबी के दायरे में है उनमें निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सुपर सेफ रहेंगे। नीचे वाले भी जो 50 करोड़ से कम है बुरे नहीं है, लेकिन बहुत ड्यू डिलिजेंस करने की आपको जरूरत है। ड्यू डिलिजेंस आपका बढ़िया रहेगा तो शायद आपका पैसा सेफ रहेगा। तो हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो मार्केट है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है और भारत में भी ये दस्तक दे चुका है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका एक बार सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेंकट राव साहब आपका बहुत शुक्रिया। नरेश जी और आनंद मूर्ति जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।